एजुकेशन जो चैनल है उसमें सभी का स्वागत है। और हमने पिछली क्लास टाइम एंड वर्क में ली थी, मगर हमें लगा कि आपको दिखाते हैं कि इस बार न्यू पैटर्न में नाविक जीडी और डीवी का मैथ में सिलेबस क्या होगा, उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इस वजह से हमने इस बार एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए ले रखा है और आपके सामने हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिसमें आपको देखना होगा कि आपके नाविक जीडी और डीवी में जो 20 क्वेश्चंस आने यानी 20 प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे और कैसे आएंगे। ठीक है, तो हम आपको उन प्रश्नों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जय हिंद के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो एक प्रैक्टिस सेट और आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर होगा। ठीक है, तो हम पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। वो जो पहला नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रश्न ये है पहला कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 3674 मल्टीपल 8596 प्लस 5699 इंटू 1589। ये जो आप वाले में प्रश्न दे रखा है, इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है। यूनिट डिजिट बोले तो हिंदी वाले बच्चों के लिए यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि इकाई अंक, आपको इकाई अंक बताना है। तो आप जो पहला प्रश्न उसमें देख रहे हो उसमें आपसे यूनिट डिजिट ही बोल रहा है, यानी इकाई अंक पूछ रहा है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 3674 जो दे रखा है और इंटू 8596 दे रखा है, तो आप इन जो 4 नंबर की डिजिट दे रखी है यानी 4 अंकों की जो संख्या दे रखी है, उस संख्या का जो यूनिट डिजिट है पहले वाले का वो 4 है, फिर मल्टीप्लाई फिर इसका 6 है और इसके बाद प्लस लगा हुआ है। यानी कि हम क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट कह रहा है तो यूनिट डिजिट ही लेते हैं, यानी इकाई अंक लेते हैं। आप पहला नंबर आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि आप 3674 में यूनिट डिजिट क्या लिया, 4 लिया और फिर मल्टीप्लाई लगाया, यानी इंटू का चिन्ह लगा रहे हो, निशान लगा रहे हो, और फिर इसके बाद 8596 दे रखा है और 8596 में आपने उसका यूनिट डिजिट 6 लिया, फिर इसके बाद प्लस लिखा हुआ है 56999, जिसमें से हम यूनिट डिजिट 9 लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है 1589, तो हम इसमें 9 लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 24, यानी 4 का 6 पे गुणा 24 आएगा, प्लस 9 9 81, यानी 9 का 9 में गुणा 81 आएगा। अब देखिएगा आप देखिएगा इस 24 का यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, और इस 81 का यूनिट डिजिट 1 है, यानी ये 4 और प्लस 1 यूनिट डिजिट लेना है, यानी इकाई अंक हमें लेना है और हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। और इस प्रकार से देखोगे आपको उत्तर यानी आंसर मिल जाएगा। यानी पहले नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर आप यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो देखिएगा, हम यूनिट डिजिट थोड़ा सा स्पीड में बोल देते हैं, क्योंकि आज ये प्रैक्टिस सेशन है, इस वजह से हम इसमें कम बोल पाएंगे यूनिट डिजिट के बारे में, मगर आपको समझाने की कोशिश पूरी करते हैं कि यूनिट डिजिट से और भी कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये था पहला नंबर प्रश्न, जो आपकी नाविक जीडी या डीवी का एक प्रैक्टिस सेशन है, जो न्यू पैटर्न में एग्ज़ाम होना है इस बार। ठीक है, हो सकता है इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। ठीक है, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिएगा, हम यूनिट डिजिट के बारे में आपको बोल देते हैं कि आपसे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा 3447 मल्टीप्लाई बाई 7432 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1562 मल्टीप्लाई बाई 1782। अब हमें इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सब नंबर्स का एक यूनिट ले लेना। जैसे इसका यूनिट 7 ले लिया और इसका यूनिट 2 ले लिया और इसका यूनिट 2 और इसका भी यूनिट 2। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखिएगा 7 का 2 पे कितना आएगा, 7 2 जा 14, यानी 7 का 2 पे मल्टीप्लाई 14 होगा। ठीक है, अब ये देखो 14 का यूनिट डिजिट यानी 14 का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, और इस 4 का 2 पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब ये 8 का मल्टीप्लाई यानी 8 का मल्टीप्लाई 2 पे करोगे 16 हो गया, यानी 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये आपका उत्तर यानी प्रश्न जो था उसका आंसर ये आया, 5 आया। और ये जो प्रश्न हमने बनाया कि इस तरह से भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखिएगा,
या जो आपने स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा था उसमें आपने देखा होगा बीच में प्लस था, अगर वहाँ पर माइनस हो जाता तो कैसे आंसर करते। तो आप जानते हो जब माइनस हो जाता यूनिट डिजिट इसका 4 लेते और इसका कितना लेते 1 लेते और 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो आंसर कितना बन जाता हमारा 3 बन जाता। अब देखिएगा यूनिट डिजिट के बारे में अगर आपको बताएं तो यूनिट डिजिट के और भी क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट के ही बारे में हम थोड़ा सा समझा देते, शायद आपको फिर से यूनिट डिजिट का चैप्टर ना पढ़ना पड़े, यहीं पर कवर हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए भी। देखिएगा कैसे यूनिट डिजिट में आपको क्या करना होगा कि आपको एक शब्द बोल के बताते जिसका नाम है जोसेफ। शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो देखिएगा फिर से लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं जोसेफ। जोसेफ बोले तो क्या होता है कि Z फॉर 0, O फॉर 1 और S फॉर 6 और F फॉर 5, ठीक है। ये आपने क्या किए नंबर्स याद रखने हैं। नंबर्स याद रखने का मतलब ये संख्याएं या ये यूनिट्स, आपको ये संख्याएं याद रखनी। कैसे, ये संख्या जैसे 0 है, 1 है, 6 है और 5 है, यानी 0 1 6 5 है। अगर किसी भी संख्या के यूनिट में होती है तो ये वही उसका यूनिट डिजिट वही बनता है या उसकी उस संख्या के पावर में, मतलब हम बोलते हैं आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि हमारे पास अब देखो यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, क्या बनता है कि 7 5 का 7 यानी 75 की पावर 476 कहता है कि का यूनिट डिजिट बताना है। इसका क्या बताना है, इकाई अंक, यानी 75 का होल पावर 476 का यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आप कैसे करते हो, तो हमने क्या बताया, अगर आपको जोसेफ याद रखता है, जोसेफ याद है यानी 0 1 6। अब देखो ये जोसेफ के अंतर्गत ये नंबर्स आता है कि नहीं, 75 का यूनिट देखो 5 है ना, इस वजह से हमने आपको क्या बताया था कि ये नंबर्स अगर किसी भी नंबर्स, ये जितने भी आप नंबर्स देख रहे हो इस नंबर्स के यूनिट डिजिट में लगा हुआ है। यानी मेरे कहने का मतलब कि इनकी पावर में कुछ भी हो, कितना भी पावर हो, मगर अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है, इकाई अंक पूछा जाता है, तो आपको यही आंसर देने होते हैं। अगर 5 है तो इसका देखो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 यानी 5 आएगा। अगर मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता 360, ठीक है, ऑफ की पावर 4001 का यूनिट डिजिट बताना, यानी इकाई अंक आपको बताना, तो हमने क्या बताया, आपके पास क्या है, 0 है। अब आप देख रहे हो जोसेफ के अंतर्गत आता है, इसका यूनिट डिजिट ही क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 होता, क्या होता भैया, 1 होता तो क्या आता आंसर, 1 ही आता। अगर क्या होता 6 होता, मान लेते 1 की जगह पे क्या होता 6 होता, तो क्या यूनिट डिजिट आती, 6 आती। आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट से और भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये तो 0 1 6 5 की बात थी। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो 2 4, फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे 3 बचा हुआ है, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और इसके बाद 5 और 6 उधर हो गया, यानी 5 और 6 उधर हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया। अगर ये डिजिट्स बच रही, जैसे कि हमारा कहने का मतलब, अभी यहाँ पर से ऐसे ही आपको समझा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि और भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप यूनिट डिजिट का एक स्पेशल क्लास हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है ना, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन था तो थोड़ा हमने सोचा उसका एनालिसिस कर देते हैं आपके सामने। तो क्या है, 2 3 4 7 8 9, यानी 2 3 4 7 8 9। अगर जैसे आपको एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चंस दे देता है, कैसे दे दिया कि ये लिखा हुआ 7 3 2 का होल पावर 5 9 कुछ भी दे देता है, 7 दे दिया, कहता है यूनिट डिजिट बताओ इसका। तो हम बताते हैं, आप याद रखना, जो इसकी पावर है उस पावर में आप 4 का डिवाइड करें, 4 से क्या करें, 4 से डिवाइड करें, और जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कोई रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर बोले तो शेषफल आएगा, और वो शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा किससे, 497 में। हमने क्या बोला, 497 में आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करना होता है, 4 से क्यों भाग देते हैं। 4 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हर
फोर टाइम्स के बाद यानी हर 4 के बाद फिर से संख्या रिपीट होना चालू हो जाती यूनिट डिजिट की, इस वजह से। बाकी हमने क्या बताया, आपको इसकी स्पेशल क्लास ज़रूर देंगे और आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे और समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिएगा, 4 एक कम 4 से भाग दे दीजिएगा यानी 4 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। और ये देखो, आप देखोगे कि हमने डिवाइड किया और आप रिमाइंडर कितना देख रहे हो, 1 देख रहे हो, यानी कि इस संख्या यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या था, 2 था। और 2 में हमने क्या कहा था, रिमाइंडर लगाना है। रिमाइंडर कितना आया है, 1 लगाया, तो 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में आपको क्या करना है कि आपको सब में लगा देना है, आपको जो जब नहीं याद रहता है आप इसमें 4 का डिवाइड करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वही मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में आया होगा, आप लोग पढ़ें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द हाइएस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 3, 7 एंड 21 लीव्स रिमाइंडर 2। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम आपको बता देते हैं, आप ऑप्शनल देखो, वहाँ एग्ज़ाम में क्या होता है, जब एग्ज़ाम हॉल पे बैठे होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ अधिक समय में यानी ज़्यादा समय में या ज़्यादा टाइम लेकर के नहीं करनी होती है, आप कम समय में करना चाहते हो। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, देख रहे होंगे क्या कि व्हाट विल बी द हाइएस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 3, 7 एंड 21 लीव्स रिमाइंडर 2, यानी कि आपको ऑप्शन भी दे रखा है, पहला नंबर 978, 928, 983 और 989। तो अब आप देखिएगा, अब एक चीज़ समझिएगा, हमें क्या करना है, कह रहा है कि 3 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, 21 से डिवाइड करें, और तो लीव रिमाइंडर कितना, 2, यानी कि हर बार शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि वह 3 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की वह संख्या बताओ जिससे क्या करना है, आपको 3 से भाग देना है और 7 से भाग देना है और 21 से भाग देना है, जिससे प्रत्येक दशा में शेषफल कितना भैया है, 2 आए। तो आप लोग देखिएगा कैसे करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है 978, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है 982। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम हॉल में करना है, तो आप इतनी फास्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, बाकी इसका बेसिक मेथड भी बता देंगे, मगर हमें प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेशन में आपको स्पीड में करना सिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं भैया, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। अब देखो 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 देता है कि नहीं देता, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इस वजह से इसका आंसर ये। उसने क्या कहा था, 3, 7, 21 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आना चाहिए। हमने 3 से चेक किया तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो 3 से नहीं आ रहा तो 7 से, अब 7 से आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं, 3 से भी आना चाहिए, 7 से भी आना चाहिए, 21 से भी डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें करते हैं, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21। अगर आप डिवाइड करोगे देखोगे इसमें भी रिमाइंडर 1 बन रहा होगा 3 से डिवाइड करने से। हम 3 क्यों ले रहे हैं, हम आपको एक और तरीका बता सकते हैं कि जो 3 का विभाज्यता का रूल होता है, डिवाइडेंड का रूल होता है, तो 3 का, तो उसमें क्या होता है कि डिजिट को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना, डिजिट ऐड करके पता कर लेते हैं कि वो 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम ऐसे आपको करना सिखा रहे हैं। अब देखो इसको दो, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 आएगा, 3 3 जा 9 कट गया, 3 2 जा 6 होगा, अब ये बन गया 2 और 3 7 जा 21, ये रिमाइंडर 2 दे रहा है, यानी कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी चेक कर लेते, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये 6 हो गया और 3 9 जा 27, यानी 2 भी रिमाइंडर दे रहा है हमने। अब 3 से तो 2 आंसर मिल रहे हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं किससे भैया, 7 से। 7 से भी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 2 तो कट हो गया, अब 2 बचे। अब 7 से अगर डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर जो भी दे देगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब 7 से इसमें देते हैं, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 2 जा
7 4 जा 28, यानी कि रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, और रिमाइंडर 3 दे रहा है, जबकि वो कह रहा था 2 आना चाहिए। अब देखो इसमें दोगे तो आंसर होगा, पहली बात यही बच्चा, तो हमारा यही आंसर हो गया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 7 1 जा 7 यानी 2। यानी आप समझ रहे होगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में क्या होता है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा, हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझेंगे। कुछ नहीं कर रहे, हम 7 से भाग दे रहे थे, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे थे, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दे रखा होगा। सेकंड नंबर समझ में आया होगा। क्या होता है कि इसका बेसिक मेथड ये होता है कि आप 3 7 21 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद आप जाते कितने हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर्स के पास। फिर इसके बाद आप उसमें क्या करते, जो रिमाइंडर 2 आ रहा था वो रिमाइंडर 2 सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, सॉरी ऐड करते, और आपका आंसर मिलता। मगर हम कहते हैं उतना टाइम क्यों लगाते हैं, हम जल्दी से करते हैं। तो समझ गए आप एलसीएम एचसीएफ। अब ये एलसीएम एचसीएफ की बात आई तो हम आपको पूरे चैप्टर्स एलसीएम और एचसीएफ का पूरा इसी वे पे ख़त्म करा सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन से करना सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी स्पेशल क्लास लगाएंगे, ठीक है। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अभी न्यू पैटर्न में एग्ज़ाम होने वाले, और जो इन न्यू पैटर्न में सिलेबस आएगा, ठीक है, और न्यू पैटर्न में सिलेबस के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। एक ऐप है, आप देख रहे होंगे, वो लिखा हुआ है परीक्षा ऐप के नाम से है, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, जो न्यू पैटर्न में आप चाहे नाविक डीबी जीडी का एग्ज़ाम प्रैक्टिस करना चाहें, या एक्स एंड वाई का करना चाहें, या नेवी एसएसआर का करना चाहें, तो आप इस परीक्षा ऐप को, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उसको वो कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, और आप ये 50% का इसमें आपको छूट भी मिलेगी 50% का, जब आप ये ऑनलाइन D50 कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन कर लिए। तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें कि तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 2 पर्सन ए एंड बी ट्रेवलिंग, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिएगा क्या कि 2 पर्सन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर्स क्रॉसेज ए मैन स्टैंडिंग, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कह रहा है कि 2 पर्सन ए एंड बी ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम P and Q respectively, which is 396 किलोमीटर apart meet after 11 hours, ठीक है। स्पीड ऑफ A is 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन B, फाइंड द स्पीड ऑफ B। हिंदी मीडियम के लिए आपको बता देते हैं कि कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे की ओर। एक व्यक्ति यहाँ पर है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, दोनों लोग समझेंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर है, वो इस दिशा की ओर आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि ठीक है, P एंड Q रिस्पेक्टिवली विच इज 396 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 396 किलोमीटर, इतनी है 396 किलोमीटर। और ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर मीट करते हैं, यानी मिलते हैं, वो भी कितने आवर्स के बाद, 11 आवर्स, मतलब 11 घंटे के बाद वो एक दूसरे को मिल जाते हैं। और इसमें क्या कहा है कि स्पीड ऑफ ए इज़ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन बी, फाइंड द। तो मोर देन बी यानी कि जो ए की स्पीड है वो बी के स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो आप क्या कर लेते हो, लेट कर लेते हो, यानी मान लेते हो, माना लेट कर लेते हो क्या कि ए की स्पीड बी से 6 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी ए की स्पीड बी से ज़्यादा है, यानी बी एक्स है तो ये x+6 का हो गया। बात समझ में आई ना, बेसिक है, बाकी तो अभी समझाते हैं आपको, ऑप्शन से भी कराना सिखा देते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, दोनों एक दूसरे की ओर, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हैं, जैसे हम भी इधर को जा रहे हैं और एक हमारे साइड में बगल में व्यक्ति चल रहा है, वो भी उसी को जा रहा है, दोनों की कोई ना कोई स्पीड होगी, तो क्या होता है कि दोनों की स्पीड को क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। कैसे, अंतर कर देते हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं तो दोनों की चालों को, यानी दोनों की स्पीड को क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अगर 2 व्यक्ति या 2 ट्रेन, अब ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को एक दूसरे की ओर आती हुई हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक इस दिशा को, इस डायरेक्शन को जा रही और एक इस डायरेक्शन को जा रही, जब 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों चालों को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्या
की मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसमें आप जानते हो एक ही फार्मूला लगता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कुल दूरी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी भैया 396। ठीक है, अब इन दोनों ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब कि दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने का मतलब x पे x जुड़ेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 6। अब दोनों की चालें, अब आप जानते हो ये क्या लिखी है, दूरी लिखी हुई है, और ये क्या लिखी हुई है, चाल लिखी हुई है। तो जब दूरी में यानी कि डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करते हो तो क्या निकलता है, टाइम निकलता है। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। और जब ये टाइम लिखा हुआ है तो आपको दिया है क्वेश्चंस पे कि ये दोनों कितने घंटे बाद मिलते हैं, 11 घंटे बाद। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 11 घंटे के। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा 11 से 2 पे मल्टीप्लाई 22x और ये 60 और इक्वल टू 396। ठीक है, तो 22x इक्वल टू 396 में 66 जाएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 11 से डिवाइड कर दो, 11 टू जा 22 और 11 3 जा ये, तो 2x इक्वल टू 30 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, यानी b की स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर हावर और इसकी कितनी आ जाएगी 21 किलोमीटर पर हावर। समझ में आया। तो उसने पूछा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ b, तो फाइंड द स्पीड ऑफ b की कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये भी देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का है, चाल समय दूरी का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं क्या करते हैं, देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर क्रॉसेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जिसकी चाल दे रखी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, जो एक व्यक्ति को क्रॉस करती है। जो कहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी को क्रॉस करती है, वह व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है। कहाँ पर खड़ा होता है, प्लेटफॉर्म में। और उस प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है और उस प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में क्रॉस करती है। कौन क्रॉस करता है, ट्रेन क्रॉस करती है। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन, वो कितना समय लेगा किसको, ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अगर प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करे तो वो कितना समय लेगा। ठीक है, अभी व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, यानी एक मैन को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो 8 सेकंड का टाइम लेती है, यानी एक आदमी को पार करने में 8 सेकंड का समय ले रही है ट्रेन। और वो ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, वो ट्रेन को जो ट्रेन है मैन को पार कर रही। अब देखिएगा यहाँ पर हमने एक मैन बनाया, ये मैन खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म में, इसको ये ट्रेन पार कर रही। अब आप एक चीज़ समझना, यहाँ पर कंसेप्ट यानी लॉजिक क्या है, ट्रेन व्यक्ति को कब पार कर पाएगी, जब एक ट्रेन, ये ट्रेन की स्थिति जब ये होगी, अब ट्रेन पार हुई। तो आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है, ये देखो आपको समझाते हैं। ये व्यक्ति खड़ा हुआ, ये ट्रेन, अब ये ट्रेन पार कर रही, आप देख रहे हो अभी भी ट्रेन नहीं पार कर पाई, अभी भी ट्रेन नहीं पार कर पाई, अब कर पाई। क्या हुआ, ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन जब तक अपने आप को, व्यक्ति को पार कर रही ना, ये समझ लो ये अपने आप को पार कर रही। तो ट्रेन व्यक्ति को कब पार कर पाती है, कब पार कर पाती, ये स्थिति होती है। यानी कि जितनी ट्रेन की लंबाई होती है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करती है, कब कर पाती, जब तक वो पूरी अपनी लंबाई को, यानी अपनी पूरी लेंथ को पार नहीं
कर लेती। ठीक है, ट्रेन तभी तो पार हो गया। अब देखो ये है ना, ये ट्रेन की लेंथ है, ये व्यक्ति, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, ये ट्रेन चली, ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को धीरे धीरे पार कर रही है। तो यानी कि इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती किसी भी व्यक्ति को, किसी भी खंभे को पार करने में, जितनी ट्रेन की क्या होती है, लंबाई होती है। मगर आप एक चीज़ देखिएगा, हमने क्या किया कि स्पीड दे रखी 90 किलोमीटर पर आवर, मगर टाइम के हिसाब से बात करें तो टाइम के हिसाब से आपको 8 सेकंड दे रखा है। यानी टाइम के मद्देनज़र, समझ रहे हो ना, मद्देनज़र देखते हुए मतलब कि 8 सेकंड को भी हम 90 किलोमीटर पर हावर्स, 8 सेकंड को देखते हुए 90 किलोमीटर पर हावर्स को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। देखो आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ से आप एक क्वेश्चन सीखोगे, हो सकता है इससे रिलेट करके कई क्वेश्चंस कर लो, इस वजह से प्रैक्टिस कराने में हमें थोड़ी सी समय लग रहा होगा, मगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड, इस टाइम को देखते हुए हम इसको, इसकी स्पीड को भी चेंज करते हैं। वो भी किस में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, सबके दिमाग में या माइंड में ये प्रश्न भी आता होगा कि 5/18 यानी 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो आपको बताते हैं कि हर एक क्वेश्चंस आप जो देख रहे हो, ठीक है, इसका भी एक क्लास हम डालेंगे, पूरा सिलेबस जल्दी से डालेंगे और आपको हर एक चीज़ समझाएंगे ये क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है। ठीक है, अब देखिएगा, अभी के लिए समझ लीजिएगा, 18 5 90 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अब आप एक चीज़ समझिएगा, हमने क्या बताया, ट्रेन पार कब करती है, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कब करती है, जब तक वो अपनी लंबाई को नहीं पार करती। यानी दूरी तय करना है तो वो दूरी किसके बराबर, अपनी लंबाई, अपनी लेंथ के बराबर। यानी दूरी अगर पता करना है, डिस्टेंस पता करनी है, तो जो डिस्टेंस पता करेंगे वही ट्रेन की लेंथ होगी। क्या होगी भैया, ट्रेन की लेंथ होगी। यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या होता है भैया, समय, टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है भैया, अभी निकाली 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दे रखा है, 8। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 25 × 200। ठीक है, तो 200 मीटर कितना आ जाएगा, 200 मीटर, यानी डिस्टेंस, यानी दूरी तय करने में 200 मीटर लगे। यानी यही तो 200 मीटर किसकी लेंथ है, यही तो 200 मीटर उसने दूरी तय की थी ना व्यक्ति को पार करने में। कौन, ट्रेन ने। तो जब ट्रेन, हमने क्या बताया था, व्यक्ति को पार कब कर पाएगी, जब तक वो अपनी पूरी लेंथ को नहीं पार कर लेती। और लेंथ को पार करने में जितनी लेंथ उसकी होगी वही हम क्या बोलते हैं, उसको दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि लेंथ ही, यानी ये जो 200 मीटर आई है, ये ट्रेन की क्या है, लेंथ है, लंबाई है। अब वो क्या कह रहा था, नेक्स्ट आप लोग पढ़िएगा, स्क्रीन में क्वेश्चन होगा। उसने कहा था कि जो प्लेटफॉर्म है, अगर उस प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लगेगा। अब एक चीज़ समझिएगा, ये प्लेटफॉर्म, आप समझिए यही है, ये प्लेटफॉर्म 250 मीटर यानी 250 मीटर का, और ये ट्रेन इसको पार करेगी। कब कर पाएगी, कब कर पाएगी, अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तभी मतलब इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अपनी लंबाई का और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई का। यानी इस बार इसको डिस्टेंस जो तय करनी है, यानी डिस्टेंस जो तय करनी है वो कितनी तय करनी है, आप देखिएगा, डिस्टेंस जो तय करेगा वो करेगा अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितनी हो गई भाई, ये 450। किस स्पीड से, स्पीड वही है भैया, स्पीड वही है, क्या, 225 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कितना टाइम टेकन, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है भैया, यहाँ से बना लो ना, स्पीड इधर भेज दो। अरे एक ही जो फार्मूला होता है ना, उसी से सब कुछ बनता है। एक फार्मूले से पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, ख़त्म कर सकते हैं हम। देखिएगा कैसे, अब ये देखिएगा, टाइम निकाल लेना, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 450। ठीक है, और स्पीड कितनी है, 25। आप करिएगा, 5 5 × 25, 5 9 × 45,
90 टाइम्स गया यानी 80, यानी 90 में 5 का भाग दोगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि 18 सेकेंड। अब देखिएगा आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। समझ में आया? फिर से बता देते हैं एक बार। उसने क्या कहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर पर आवर है, और एक व्यक्ति को पार करने में यानी एक मैन को क्रॉस करने में 8 सेकेंड का समय लेती है। तो हमने क्या किया, ये समय को देखते हुए हमने 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदला। तो हमारा जो ट्रेन की स्पीड बनी मीटर पर सेकेंड में, वो 25 मीटर पर सेकेंड बनी। ठीक है, तो उसने कहा था कि वो व्यक्ति को पार करती, तो हम ये पता कर लेते हैं कि व्यक्ति को पार करने में उसे कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती, और जितनी वो डिस्टेंस चलता है वही ट्रेन की क्या होती है, लेंथ होती है। तो हमने डिस्टेंस पता करी स्पीड इंटू टाइम लगा करके, तो 25 इसकी स्पीड है, और इंटू टाइम कितना लेता था व्यक्ति को पार करने में, 8 सेकंड का, यानी 8 सेकंड का। ठीक है, तो 200 मीटर यानी लेंथ कितनी आ गई, 200 मीटर। अब वो कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार करी, इसकी लेंथ कितनी है प्लेटफॉर्म की, 250 यानी 250। तो हमने क्या कहा, प्लेटफॉर्म को वो जब पार कर पाएगी जब अपनी लंबाई प्लस ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जब तक पार नहीं कर लेती। समझ में आ रहा होगा? तो आप देखिएगा कितना आ जाएगा, 450 मीटर। इस बार उसको डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, 450 मीटर। ठीक है, और 450 मीटर चलने के बाद अब देखिएगा इसकी स्पीड क्या है, स्पीड वही है, वही तो ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन लेके थोड़ी ना आ गए, वही ट्रेन लेके आए, तो वही ट्रेन लेके आए तो वही स्पीड होगी। कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड। ये देखो 25 मीटर पर सेकेंड हमने लिख रखा है। तो हमें टाइम पता करना था, तो टाइम पता करना है, तो टाइम देखो, टाइम इक्वल टू क्या होता है, 450 अपॉन, यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे, स्पीड। अरे हमने कहा था एक ही फार्मूला सब कुछ होता है, टेंशन ना लेने का। देखिए 450 अपॉन 25 यानी कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड, जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे या हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ज़्यादा टेंशन नहीं आने का, नहीं, सब कुछ आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था नंबर कौन सा, 3rd नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 4th नंबर था। अब इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। समझाने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी हम आपको इस वजह से इतना समझा रहे थे कि आपको कुछ समझ में भी तो आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। प्रैक्टिस ही कराना हमारा कोई उद्देश्य थोड़ी ना है कि आपको क्वेश्चन ही दिखाना कि ऐसे आएंगे बस ये देख लो, है ना। हमारा उद्देश्य ये था कि आपको हर एक चीज़ समझाएं, और अगर इससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन भी करना है तो आप आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपसे बस यही आग्रह है हमारा, थोड़ा हिंदी अच्छी लगती है हमको बोलना, हिंदी में बोल देते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं कौन से नंबर की, 4 क्वेश्चंस हो गए, 5 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपके ऑन स्क्रीन में होगा क्या कि देयर आर 3 नंबर्स A, B एंड C. A is 50% of C and B is 75% of C. देन A इज़ वाट परसेंटेज ऑफ P। ठीक है, मतलब कहने का कि देयर आर 3 नंबर्स, यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं A, B एंड C। दूसरे का है A इज़ 50% ऑफ C, यानी जो A है वो C का 50% है। क्या बोला, देखो जैसे लैंग्वेज वैसे ही लिखेंगे हम चीज़ों को, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। क्या बोला उसने, A बोला, ए बोला ना, ए बोला। ठीक है, और क्या बोला, इज़ 50% ऑफ C। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 50% ऑफ, 50% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई C। अब आप जानते हो परसेंटेज हटाते हो, बटे में 100 लगाते हो, अपॉन में क्या लगाते हो, 100 लगाते हो, अपॉन C क्या बोल गया, C। अब आप जानते हो, बच्चे हो, समझ में आता होगा, इस C को इधर लाओगे तो ये अपॉन C इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 2 जा 10, समझ रहे हो। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्या उसने नेक्स्ट में क्या बोला भैया कि C एंड B इज़ 75% ऑफ C। सॉरी, B इज़ 75% ऑफ C। उसने क्या बोला भाई, जैसे बोला है B, ठीक है, इज़ 75, इसकी जगह में इक्वल लगाएंगे, 75%, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे, यानी अपॉन में 100 लगाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई C। ठीक है, हम क्या करते हैं, B अपॉन C कर लेते हैं भैया, B अपॉन C कर लेते हैं, और क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं किससे, 25 3 जा 75, और ये 3/4 आ गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा,
रेशियो का एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसमें आपको बताया गया होगा, जैसे ये लिखा हुआ है कि A/C और B/C, ये देखो A/C इक्वल टू 1:2, तो हम लिखेंगे C रेशियो। अब C रेशियो B इक्वल टू 4:3, चेंज कर दिया हमने, C पहले कर दिया, ठीक है ना। तो C रेशियो B इक्वल टू 4:2। अब आप जानते हो भैया, क्या जानते हो, यही जानते हो कि ये C कॉमन है, C सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर C यहाँ 2 है और ये 4 है, सेम करना है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको, ये 4 है, इसको 4 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो इसमें भी करेंगे 2। तो आप देखोगे जो रेशियो बनेगा A/C रेशियो B, वो बन जाएगा 2:4:3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चंस का आंसर क्या बोला उसने बोला कि देन A इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B, जो A है वो B का कितना प्रतिशत है। A बोले तो 2, B बोले तो 3, A बोले तो 2 और B बोले तो 3। तो वही बोल रहा है कि A जो है वो B का कितना परसेंट है, B है यानी 3 का मतलब गुणा कितना परसेंट है, लेट कर लेते हैं, x% है, x/100 कर लेते हैं। तो देखना, आप देखो 100 का 2 में मल्टीप्लाई यानी 200/3 इक्वल टू x, तो ये आएगा 6.66 आता रहेगा, ठीक है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 6.66%। चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। हम ये रेशियो, ये भी एक चैप्टर है, वहाँ पर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्या कह रहा है, ये भी परसेंटेज से संबंधित है, ठीक है। हम जल्दी ही सब चीज़ों को आपके सिलेबस इंड करेंगे, हर एक चीज़, हर एक चैप्टर को बताएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दे रखा होगा 6 नंबर। ये देखो, ये जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं नाविक जीडी के न्यू पैटर्न में है, नाविक जीडी डीबी का, ठीक है। और अगर कोई भी वाई ग्रुप नॉन टेक का बच्चा भी देख रहा हो इस वीडियो को, तो उसके लिए भी ये उपयोगी होगा, ठीक है। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके ऑन स्क्रीन में होगा कि A इक्वल टू 36%, ठीक है। इसके बाद 63% B, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि B इक्वल टू 6% ऑफ C, ठीक है। तो इफ़ C इक्वल टू 100 तो देन A इज़ इक्वल टू, यानी कि आप समझ रहे हो, जैसे पहले जिस तरीके से किया ना वैसे ही करना है इसको, मगर आपको समझना है कैसे। उसने कहा कि A बराबर 36% B इंटू B, ठीक है ना, और B बराबर 6% इंटू C, ठीक है। तो आप क्या करते हो, देखो यहाँ देखना, साइड में देखो क्या लिखा है। अब आपका क्या करो, B को इधर ले आओ, तो A/B हो गया, और A/B बराबर 36/100। अब 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, 4 25 जा 100, ठीक है ना। अब देखोगे क्या हो जाएगा, तो A/B इक्वल टू 9/25 आ जाएगा। अब हम देखो यहाँ से, देखो ये वाला, देखो यहाँ B/C करो बच्चा, B/C किया। अब देखिए 6% यानी 6/100, 6/100, ठीक है। जैसे हम 6/100 करेंगे तो 2 3 जा 250, यानी कि B/C इक्वल टू 3/50 आएगा भैया। यानी यहाँ लिखेंगे B/C इक्वल टू 3/50, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी बच्चा। अब देखिएगा क्या होगा कि आप देख रहे होगे यहाँ पर B कॉमन है ना, यानी B सेम है कि नहीं सेम है, और जब B सेम है तो आप देखो कि यहाँ पर 25 भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, ये निकाला था 6% इंटू C दे रखा है और C इक्वल टू 100 दे रखा है। यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल सकते थे, यानी B इक्वल टू 6 आता, और बहुत कुछ यहाँ से भी कर सकते थे। ऐसा करते हैं हम इसको इस तरीके से ना बता करके, A/B/C से ना बता करके हम क्या करते हैं कि इसको दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये वाला टर्म है बड़ी, हाँ आपकी स्क्रीन में देखिएगा।
आपकी स्क्रीन में 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 5th नंबर क्वेश्चन करने के बाद हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं जो दे रखा है ए इक्वल टू 36% बी और बी इक्वल टू 6% इंटू सी, और यहाँ इफ़ ये कह रहा है सी इक्वल टू 100, तो हम देखना इस वाले से देखना, इसमें रखते हैं क्या रखते हैं, सी की जगह पे कितना रखेंगे भैया, सी की जगह पे रख देंगे हम 100, सी की जगह में क्या रखेंगे 100, तो b इक्वल टू 6/100। देखो 6/100 क्यों आएगा भैया, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100 लगाएंगे, इंटू सी की जगह पे वैल्यू दे रखा है 100, 100 से 100 कैंसिल, तो b इक्वल टू भैया क्या आ जाएगा 6 आ गया। अब b इक्वल टू 6 आ गया, b कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो a इक्वल टू, उसने पूछा क्या है भैया, a इज इक्वल टू तो 36% हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे बच्चा, और b की वैल्यू अभी आपने निकाली 6, और 36 6 260 यानी 216, कितना आएगा भैया 216/100। अब आप जानते हो ना, नीचे से 2 जीरो हटाओगे ना तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो हटाए तो ये आंसर आ गया आपका 216, देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 6 नंबर था। अब आप देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप जाओगे अब मार्केट, थोड़ी देर मार्केट घूमेंगे, ठीक है ना, राइस लाने जाना है, चावल लाएंगे, ठीक है, क्या लाएंगे, चावल। देखो क्वेश्चंस में उसने क्या कहा, पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी हो जाएगा। ये क्या है कि ए शॉपकीपर परचेज 2 क्वालिटीज़ ऑफ राइस ए एंड बी, ही बॉट 10 kg ऑफ राइस ए, 10 kg ऑफ राइस ए at rupees 35 per kg and 20 kg rice B at rupees 47 per kg, ठीक है। तो फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पर kg as if he mixed both types of rice, ठीक है। तो अब देखिएगा उसने क्या कहा है कि मान लेते कोई गया, कहाँ गया, मार्केट गया, शॉपकीपर के पास गया, उसने कहा कि हमें ए टाइप का चावल चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है। उसने कहा ठीक है, उसने पूछा कितना चाहिए, देखो हिंदी मीडियम के लिए समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 kg यानी 10 किलो चाहिए। उसने कहा 10 किलो चाहिए, तो मेरे पास 10 किलो ए टाइप का चावल जो है वो 35 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम कितने का है, 1 kg इक्वल टू 35 रुपीज़। उसने कहा अच्छा तो 10 किलो चाहिए, तो आप बताइए, आप 10 kg चावल ले लेंगे, राइस ले लेंगे, आपको कितने रुपए देने होंगे, क्लियर। ये तो ए टाइप का हो गया। अब आप जब बी टाइप में बात करेंगे तो बी टाइप का चावल आप कहते हो बी टाइप का चाहिए, यानी अच्छा वाला चाहिए, है ना, तो अच्छा वाला चाहिए, वो कितना लोगे आप, 20 kg लोगे, मगर उसका रेट कितना है 47 पर kg, यानी 1 किलोग्राम आपको कितने रुपये का मिलेगा बच्चा, 1 किलोग्राम मिलेगा 47 रुपया का। और आप कितना लेने आए हो, आप लेने आए हो 20 kg, तो 20 kg का रेट कितना हो जाएगा 940 रुपया, 47 यानी 47 2 जा 94, अरे यार मल्टीप्लाई करो ना, ठीक है, तो 940 रुपीज़ यानी 940 रुपीज़ आपने दिए। उसने कहा मिला दो दोनों को, ठीक है, मिला दिए। अब जैसे ही आप मिला दोगे 10 kg ये लिए, 20 kg ये लिए, 30 kg चावल लिए, और 30 kg चावल का आपने टोटल रुपया कितना खर्च किया, कितना पे किया, 940 प्लस 940 और प्लस 350, बोले बच्चा कितना रुपया, 1290 रुपीज़, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इतना रुपया। तो वो कह रहा है मिक्स करने के बाद राइस का जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा पर केजी के हिसाब से। तो देखिएगा पर केजी के हिसाब से 1 kg इक्वल टू 30 kg का आप यानी 30 किलोग्राम चावल लिए तो 1290 का पड़ा, तो 1 किलोग्राम चावल कितने का पड़ गया आपको, दोनों को मिक्स करने के बाद ये 0 से 0 क्रॉस हो गया, 3 4 जा 12 3 3 जा 9, यानी कि 343 kg पर
बताओ भाई यानी कि 43 रुपये प्रति केजी। कितना? 43 रुपये पर केजी। बात समझ में आ गई? ये आंसर हो गया। आपको देखो 43 दे रखा है। फिर इसके बाद आप देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद फिर भी कल भी कोशिश कराते हैं। और हाँ, एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं और हर एक चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करते हुए आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो वो 20 क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, वो 20 में आप ये ना कहो कि हमारे 90 हुए हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे हम। इतनी प्रैक्टिस और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से हर एक चैप्टर को क्लियर कराएंगे, ठीक है। बस हमारे साथ लगे रहना। ये देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो आपकी ऑन स्क्रीन में होगा। आपकी ऑन स्क्रीन में होगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। चलो थोड़ी सी मैच की बातें हो जाती है। अभी तो मार्केट गए, राइस ले आए, थोड़ा अच्छा ले आए, दोनों मिला हिला के खा रहे घर पे, ठीक है। अब बात करते थोड़ी क्रिकेट की। कौन है क्रिकेट प्रेमी, वो बाद में पता चलेगा। हम तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, खेलना भी पसंद है बहुत। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि सचिन हैज़ ए बैटिंग एवरेज ऑफ 99 इन 80 इनिंग्स। अभी हिंदी में बोल देंगे यार, इससे ज़्यादा हमको भी नहीं आती। देखिएगा, ही वॉज आउट फॉर डक इन हिज 80th इनिंग्स, ठीक है। इफ़ ही वेयर टू हैव ए बैटिंग एवरेज ऑफ 100, हाउ मच शुड हैव बीन स्कोर्ड बाय हिम इन हिज 18th मैच। मतलब कि वो 80 मैचों का बता रहा है। वो प्रश्न ये कर रहा है कि किसी ने 80 इनिंग्स खेली है और उसके रनों का जो औसत है बनाने का वो 99 है। यानी 80 मैचों में खेले हुए उसने जो मैच खेले हैं, 80 मैच खेले हैं, उसमें से उसका जो एवरेज है रन बनाने का वो 99 है या 99 है। और वो 80 नंबर की इनिंग खेल रहा था, उसमें वो डक आउट हो गया। डक आउट का मतलब जानते हो ना, मतलब गेंद ना दिखे ना, गुल्ली उड़ गई। समझ रहे हो ना हमारी बात को, यानी ज़ीरो में आउट हो गया, डक आउट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। बोला भी जाता है डक शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। गेंद नहीं दिखी, आप स्टंप उड़वाए चले यार, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं डक आउट। यानी 80वीं जब इनिंग वो खेल रहा था तो उसके कितने नंबर होंगे भाई, समझते हो ना, 0 नंबर होंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं, ये कह रहा कि इफ़ ही वेयर हैव ए बैटिंग एवरेज, वो 100 एवरेज करना चाहता था रनों का। वो कह रहा है कि 100 एवरेज करने के लिए उससे जो 80 नंबर में वो 80 नंबर वाला जो इनिंग खेल रहा था, उसमें जो वो डक आउट था, तो उसमें वो कितने रन बनाता, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं भाई, करते हैं। उसने जब 80 इनिंग खेली तो 99 के एवरेज से बनाया। भाई एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक मान लेते हैं, औसत का मतलब प्रत्येक मान लेते हैं, यानी हर एक इनिंग में 99 रन बनाए मान के चलते हैं, ठीक है। 80 इनिंग खेली होंगी तो उसके कुल टोटल रन कितने हुए होंगे भैया, देखो 0 ये रख दिया। अब 8 का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं, 8 9 जा 72 होता है कि नहीं होता भैया, 2 रख देंगे 7 आ जाएगा, और 8 9 जा 72 यानी 7 9 2 है 20। इतने रन टोटल रन बनते इसके, इतने टोटल रन। अब आपको क्या करना है, एवरेज कितना करना है, 99 की जगह पे कितना करना है भैया, 100 करना है। कितना करना है, 100 करना है। तो जब 100 करना है इसी 80 इनिंग्स में, तो कह रहा है जो 80 नंबर की इनिंग खेल रहा था, ठीक है ना, 80th जो था उसका 80 नंबर की इनिंग था, उसमें कितने रन बनाता। तो देखिएगा कैसे, एवरेज कितना हो जाता, 100, यानी हर एक इनिंग में उसके 100 रन बनते, यानी कितने रन बनते, 8000। अब आप देखिएगा, यहाँ वो 0 में आउट हो रहा था, इतने रन। इस बार वो 0 में आउट नहीं कराना है, क्योंकि एवरेज कितना बनाना है, 100 बनाना है। तो देखते हैं कि 0 में आउट नहीं होता तो 80 नंबर वाली इनिंग में वो कितने रन बना रहा था। तो 8000 में 7920 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में 0 और कितने रन बनाता, 80 रन बनाता, यानी 80 रन बनाता वो। तब कहीं जा कर के उसका एवरेज
80 इनिंग्स का यानी 80 इनिंग्स का कितना होता 100। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चंस के बाद आपका जो बाकी प्रैक्टिस सेशन है वो कल कराते हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं 9 रखते हैं। 9 बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है, नंबरों में सबसे अच्छा अंक होता है, स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर के बाद वीडियो स्टॉप करते हैं। और बस एक बार फिर आपसे कहना है, अगर वीडियो लाइक पसंद आया हो, मतलब कहने का, तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है, और देखिएगा कि A and B टुगेदर कैन कंप्लीट ए पार्टिकुलर टास्क इन 4 days. If A alone can complete the same task in 6 days, how many days will be take to complete the task if he work alone? यानी कि A और B, जब हिंदी वाले समझो, कह रहा है कि A और B मिलकर के कोई काम 4 दिन में कर लेते हैं, और कहता है कि A alone can complete the सेम टास्क, यही सेम टास्क को कौन ए अकेले करता है, कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है, नहीं 6 डेज में करता है। तो कहता है कि अगर यही सेम टास्क बी करे तो कितने समय में करेगा। तो बी की कैपेसिटी आप देखना, जाकर देखना, वीडियो देखना, हमने डाला टाइम एंड वर्क का, अभी पहला ही डाला था क्लास, सेकेंड और थर्ड सब 2 क्लासों में टाइम एंड वर्क जो आप वाले में क्वेश्चन आते हैं उससे देखिएगा। तो आपकी ऑन स्क्रीन में 9 नंबर क्वेश्चन होगा, बाकी 11 क्वेश्चन बचेंगे जो, तो कल कराएंगे, जल्दी कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया समझाने की वजह से। ठीक है ना, बाकी देखिएगा, आप देखिएगा क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 12 टोटल वर्क हो गया, यानी कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिएगा 4 3 जा और 6 2 जा, यानी ए और बी दोनों की मिलाकर के कैपेसिटी कितनी होती है भैया, 3 होती है। ठीक है, और ए की अकेले कितनी होती है, 2 होती है, यानी ए की 2 है और ए और बी की मिलाकर कैपेसिटी 3 है, यानी बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी एक बार में बी 1 ईंट लाता है। कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो, एक बार में 1 ईंट लाता है, 12 ईंटें लाने, कितने बार लगेगा, उसको कितना समय लगेगा, यानी एक दिन में 1 ईंट ला रहा है तो 12 ईंटें लाने में कितना समय लगेगा, 12 दिन लगेगा। यानी कि कुल कार्य 12 में बी की कैपेसिटी का डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि बी अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 12। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।